तो भैया शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। और कल मैं आपको पढ़ा रहा था आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज से आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं थियोसॉफिकल आंदोलन को। थियोसॉफिकल आंदोलन क्या है तो समझें एक बार। थियोसॉफिकल आंदोलन दरअसल में है क्या। देखो, थियो का मतलब होता है भगवान से, थियो और सोफिकल। सोफी का मतलब होता है ज्ञान। थियो मतलब भगवान, है ना। थियोलॉजी में जैसे भगवानों का अध्ययन किया जाता है, ऐसी सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो थियोसॉफिकल का मतलब है ये एक आध्यात्मिक संस्था थी। आध्यात्मिक संस्था कैसे, तो आप देखोगे जैसे अगर हम बात करते हैं अपने हिंदू धर्म की, किसकी बात करते हैं, हिंदू धर्म की, तो हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख बात क्या है, वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या यानी हम लोग ब्रह्म को जानने में हमारे ऋषि मुनि लगे रहे, है ना। उसी के जरिए हम लोग ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते रहे, तो ये ब्रह्म विद्या थी। जैसे आप देखोगे इस्लाम में सूफिज्म, मैंने आपको बताया था, सिया और सुन्नी मत को दूर करने के लिए क्या था, सूफिज्म था। ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे ईसाइयों में जो आपके प्रोटेस्टेंट है और टेस्टामेंट है, दो लोगों में बटे हुए हैं वो, दो वर्गों में। तो उनके बीच में क्या है, आपका नोस्टिसिज्म है। तो ये मतलब एक आध्यात्मिक वर्ग चले, या आध्यात्मिक एक विचारधाराएं चली, जो किसको थी, किसी भी धर्म में स्थित बुराई को या कमियों को या दूर करने के लिए, या उस धर्म को क्या बोलेंगे, प्रचार या प्रसार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब इनके उद्देश्य थे। जैसे थियोसॉफिकल आंदोलन की बात करता हूं तो ये क्या थी, ये आप लोग लिखेंगे एक आध्यात्मिक संस्था थी। आध्यात्मिक संस्था थी। और ये दरअसल में बनी क्यों थी, आध्यात्मिक संस्था थी, बनी थी नस्ल भेद को दूर करने के लिए। नस्ल भेद को दूर करने के लिए, नस्ल भेद को दूर करना इसका उद्देश्य था। नस्ल भेद को दूर करना इसका उद्देश्य था। अच्छा एक बात सोचो, क्या भारत में नस्ल भेद था, क्या भारत में कभी नस्ल भेद था। नस्ल भेद से मतलब गोरे काले का भेद। तो आपने देखा वो गोरे कालों का जो ये भेद है, ये सबसे ज्यादा वेस्टर्न जो देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनमें, जैसे कि अमेरिका में गोरे काले की लड़ाई बहुत रही है, आज भी होती है वहां, तो है ना। आज भी बहुत है वहां गोरे काले का भेद, काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज। तो भारत में तो कभी थी नहीं। तो ये जो थियोसॉफिकल आंदोलन हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में कहा, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क मतलब यूएसए में इसकी स्थापना हुई। गोरे काले के भेद को खत्म करने के लिए, जो जातीय भेदभाव था उनके बीच नस्लों का, उसको खत्म करने के लिए इसकी स्थापना होती है 1875 में। कहा, न्यूयॉर्क में। संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक कौन थे इसके, बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। चलो क्या बोलेंगे, तो मैंने बोला संस्थापक। संस्थापक कौन कौन है इसके, एक तो है आपकी मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की, और साथ में था कौन, हेनरी, कर्नल था हेनरी स्टील अलकाट, ये अमेरिका का था। और ये थी हेलेना ब्लाटवस्की, रूस की। इन दोनों ने मिलकर के 1875 में ये डिसीजन किया कि हम जो ये नस्ल भेद है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग इंडिया आने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन भारत में तो ऐसा गोरे काले वाला भेद कोई था ही नहीं। हमारे यहाँ प्यार से कल्लू कह देते हैं, ऐसा काड़ू, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है काड़ू से चिढ़ते हैं वो, नहीं, कोई नहीं चिढ़ता, है ना। क्या बोलेंगे उसको, ऐसा नहीं है एक दूसरे को। वहां क्या है, वहां नस्ल भेद इतना था कि वो लोग एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी, एक दूसरे को मारने को तैयार एकदम। इसको बोलते वैमनस्यता, वहां वैमनस्यता थी। तो क्या बोलते हैं, संस्थापक मैडम हेलेना ब्लाटवस्की। स्थापना कब हुई, 1875 में हुई। कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं 1879 में। ये लोग भारत में भी अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं इसी शाखा के प्रचार के लिए। मुंबई में कार्यालय खोला, कार्यालय खोला।
ठीक है, 1879 में। और 1879 के बाद में 1886 में कहाँ, चेन्नई में कार्यालय खोला। बाद में भारत में बहुत कार्यालय खोले इन्होंने। 95 के करीब में ये लोग वाराणसी में एक्टिव होने का प्रयास करते हैं, तो अपनी शाखाओं का प्रचार कर रहे थे। लेकिन इस आंदोलन को सबसे ज्यादा भारत में जो पहचान दिलाई, थियोसॉफिकल आंदोलन को, वो पहचान दिलाई थी आपकी किसने, बोलेंगे सब लोग, एनी बेसेंट ने। क्योंकि एनी बेसेंट इसकी एक्टिव मेंबर रहेंगी और भारत में आकर के अब वो देखेंगे भारत में नस्ल भेद तो है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो वो भारत में बाल विवाह, जो जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर तो भेदभाव है भारत में बहुत है, जातीय आधार पर जो भेदभाव है उसके लिए संघर्ष करने लग जाती हैं। तो ये लोग अपने इस जो उद्देश्य था इसको भारत में थोड़ा सा बदल लेंगे, है ना। थियोसॉफिकल आंदोलन की बात मैं कर रहा हूं। किसने फाउंडर बहुत पूछे जाते हैं, स्थापना कब हुई पूछी जाती है आप लोगों से, याद रखना इस बात को। अब आ जाते हैं इसमें किसकी बात करेंगे, एनी बेसेंट की। लिखना 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि इनका तलाक वगैरह हो गया था, पति थे इनके पादरी, पोप होते हैं जो, बहुत अच्छे संबंध इनके रहे नहीं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी, आयरलैंड की हैं ये, आयरिस, आयरिस बोलते हैं इनको, आयरलैंड की। कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी हैं। और याद रख लेना, एनी बेसेंट जो है ये 1847 में जन्मी और 1933 में मृत्यु हो गई थी इनकी। मृत्यु इनकी भारत में हुई, इसीलिए पूछा जाता है स्थल कहाँ, अडियार, चेन्नई में। कहाँ, अडियार। अडियार कहाँ पड़ता है, ये आपका चेन्नई में। लेकिन इनके सबको, इनकी ऐसी इच्छा थी कि मुझे वाराणसी ले जाया जाए, तो इनके सबको कहाँ लेकर के गए थे, वाराणसी लेकर के गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो हमारा जो मेन फोकस है क्लास का वो समझने का होना चाहिए किस पर, एनी बेसेंट पर। आप लोग समझ गए होंगे एनी बेसेंट। 1893 में एनी बेसेंट किसे, थियोसॉफिकल से जुड़ी, और 1893 में भारत आई। एनी बेसेंट भारत कब आती है, 1893 में भारत आई। ठीक है, अब देखो शाखाएं तो पहले ही खुल चुकी थी थियोसॉफिकल की, ये बाद में आई हैं। और इनका काम था नस्ल भेद ढूंढना, कहीं नस्ल भेद तो नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में। तो इन्होंने क्या काम किया, एनी बेसेंट ने अपने जो उद्देश्य थे वो बदले। इन्होंने देखा कि कोरे काले का भेद नहीं है, तो यहाँ जातीय व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जो जातीय भेदभाव है। देखो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थी, वर्ण व्यवस्था को सही मानती थी, लेकिन ये कहते थे ठीक है वर्ण बांट दिए, लेकिन फिर एक दूसरे में वैमनस्यता क्यों है। तो ये उस चीज के लिए लड़ाई लड़ रही थी कि जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 1893 में भारत आई, समझेंगे। 1893 में क्या आती है, भारत आई। कौन, एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत आने के बाद में आपको याद रख लेना है, इन्होंने 1898 में सेंट्रल, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो बाद में 1960 में क्या बन जाएगा, 1916 में ये बन जाता है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के चलते हुए, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के चलते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बन गया।
BHU बन गया। इसी साल अगले बात आएंगे, याद रख लेना। जो आपकी कौन है, इसी वर्ष एनी बेसेंट ने ब्रदर्स ऑफ सर्विस, क्या बोलूंगा, ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन किया। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था किसकी है, तो बोलना एनी बेसेंट की है। और इसका काम ही क्या था, तो इन्होंने देखा थियोसॉफिकल आंदोलन इतना चर्चित नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने इसका नाम बदलने का सोचा। तो नाम बदलने के बाद में फिर उन लोगों ने सोचा कि यार थियोसॉफिकल आंदोलन नाम नहीं बदलो, आप एक काम करो, एक संस्था और चला लो। एक और संस्था चलाई, ब्रदर ऑफ सर्विस संस्था। ब्रदर ऑफ सर्विस संस्था जिसके उद्देश्य सेम यही थे भारत में, क्या, लिख लेना, बाल विवाह जैसी चीजों पर रोक के लिए, बाल विवाह, बाल विवाह, जातीय भेदभाव। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई चीज फ्लॉप हो जाती है तो उसे नए नाम से लॉन्च कर देते हैं, ऐसा समझो। इन्होंने ऐसा भी नहीं किया, पुरानी चीज को भी खत्म नहीं किया, बस एक संस्था और बना ली, क्या, ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन किया। 1907 का वर्ष महत्वपूर्ण है। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु हुई, जो फाउंडर मेंबर था, कर्नल अलकाट की मृत्यु, अटकाट की मृत्यु। अब मृत्यु हो गई तो फिर अध्यक्ष बनी थी कौन, तब अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। एनी बसंत मत लिख देना, कभी सोचो जी इंडिया आ गई तो इनको बसंत कर दो या बसंती कर दो, नहीं, एनी बेसेंट अध्यक्षा बनी। अध्यक्ष भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महिला है तो अध्यक्षा। एनी बेसेंट अध्यक्षा बनी कब, 1907 में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर मैंने बताया, आगे इनके बारे में मैं बताऊंगा जब होम रूल आंदोलन आपको पढ़ाऊंगा। 1917 में याद रख ले लो, छोटी सी बात, ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की अध्यक्षा ये बनी, कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा, है ना। अब इनसे जुड़े हुए आंदोलन आएंगे। होम रूल, अभी हम होम रूल नहीं पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन हम पढ़ेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, तो हम लोगों को ये अंदाजा होगा कि अब अंग्रेज कमजोर होंगे और ये सही मौका है, अब हम लोग अपनी आज़ादी की मांग करें। तो 1916 में ऐसा ही एक संगठन बना था, एक तो आपके तिलक साहब चलाएंगे और एक किसने चलाया था, एक चलाया था एनी बेसेंट जी ने। तो ये दो होम रूल चलेंगे, एक अप्रैल 1916 का तिलक जी का होम रूल होगा, 1 सितंबर 1916 का आपका एनी बेसेंट जी का होम रूल होगा। तो होम रूल हम आगे पढ़ेंगे, है ना। घर का शासन, गृह शासन, इनके पत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कॉमनी वॉल, न्यू इंडिया, जो पत्र इन्होंने लिखे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में, तो वो हम वहीं पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। विकास कुमार जी, मैंने बोला तो मैं आज की मीटिंग में बोलूंगा हिंदी के लिए, मीटिंग होगी आज 4 बजे, जरूर मैं बोलूंगा भैया, जरूर मैं भैया जी से बोलूंगा इस बात के लिए, कोई दिक्कत। चलो, उसी वर्ष में है बच्चे, सेम ईयर, सेम ईयर में निशा पाल। चलो, हाँ, चलें आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को। फिर लिखो रामकृष्ण मिशन, एक संस्था लिखना, रामकृष्ण मिशन, 1897, रामकृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण मिशन से पहले आपको जानना होगा रामकृष्ण कौन है, यहां लिखना, रामकृष्ण मिशन किससे संबंध रखता है, ये रामकृष्ण परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस से संबंध रखते हैं, रामकृष्ण परमहंस। अब बात है, ये कौन थे, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक टीचर थे, कलकत्ता
विश्वविद्यालय में अध्यापक। ठीक है, लिखना रामकृष्ण परमहंस। इनके शिष्य कौन हैं? इनके शिष्य कौन हैं? ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, इन्हीं का नाम था क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम है इनके का। कोई दिक्कत? तो रामकृष्ण जो ये नाम है, ये किसका नाम है? रामकृष्ण परमहंस जी का नाम है। और रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नाम को देखकर ही अपने आप में एनर्जी आ जानी चाहिए आप लोगों के अंदर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वो नाम है जिससे हर छात्र इंस्पायर है और होना भी चाहिए। लेकिन एक बात पर प्रश्न हम लोग करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से कभी जुड़े नहीं रहे। देखा आपने? कभी सुना? कोई ऐसी सहभागिता नहीं थी। और धार्मिक रूप से इन्होंने काम किया। तो इनकी इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है? इनकी प्रसिद्धि का कारण है कि जो भारत का वेदांत दर्शन था, भारत के वेदांत दर्शन को, यानी कि जो हिंदू धर्म की ताकत थी, वेदांत दर्शन पता है क्या बताता है? हमारा हमारा वेदांत दर्शन आधारित है कर्म पर। और हमारा धर्म ये कहता है कि हमें दूसरे के परोपकार और भलाई पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी फिलॉसफी है वेदांत दर्शन की। तो वेदांत दर्शन का इन्होंने प्रचार प्रसार दुनिया में किया, और भारत विश्व गुरु है। और भारत की महत्ता को स्वीकार करवाने का काम दूसरी जरजमी पर कौन कर रहा है? वो स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे। ठीक है, देखो एक बार। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो ये जो रामकृष्ण मिशन चला था, ये दरअसल में, ये मत लिख लेना रामकृष्ण परमहंस जी ने चलाया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। तो आप समझ गए क्यों चलाया था? अपने गुरु के लिए चलाया था। बहुत प्रेम करते थे अपने गुरु से, अथाह प्रेम। किसी महिला से इश्क नहीं किया इन्होंने। इससे प्रेम किया? अपने गुरु से प्रेम किया। अपने गुरु की शिक्षाओं को ये चाहते थे, मेरे गुरु ने मुझे जो शिक्षाएं दी है, मैं उनको प्रचारित और प्रसारित करूं, बाकी लोगों तक पहुंचाऊं। उसके लिए इन्होंने एक मिशन चलाया, रामकृष्ण मिशन। कहाँ का? कलकत्ता। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे भैया। महिला से इसकी बात पर ध्यान आया कि एक बार जब ये विदेश में थे, तो एक महिला ने इनसे कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप मुझसे शादी कर लो, तो मेरे एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। तो इन्होंने कहा था कि आप मुझे अपना बेटा स्वीकार करो, इससे आपको पुत्र भी मिल जाएगा, और भाई आपका ध्येय जो है यही तो, एक तेजस्वी पुत्र। तो आपको एक बेटा मिल जाएगा और तेजस्वी भी मिल जाएगा, दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी। क्योंकि कह रही थी शादी के बाद में तेजस्वी पुत्र पैदा करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। तो जन्म इनका हुआ है 12 जनवरी 1863 को। नमन करना चाहिए आप लोगों को, नमस्कार करना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। आंख बंद करके क्या एक बार इनके नाम को आपको स्मरण करना चाहिए। 12 जनवरी 1863। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में हुआ है। बात आती है यहीं देखना, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 में। कुल 39 वर्ष की अवस्था तक ये जिए भी है। और नाम आप लोग जानते हैं, इतना विशाल नाम है, इतना विशाल नाम है कि जिसके बारे में कुछ भी शब्द कहना गलत होगा। चर्चित कहाँ होते हैं देखना। 1897 में क्या चलाया? रामकृष्ण मिशन को चलाया। अगर मैं यहां बात करता हूं आपका बेलूर मठ, 1897 में ही। तो ये तो बाद में है, इनकी प्रसिद्धि के बाद में। पहले मैं एक घटना बताता हूं आपको, कब की घटना है। घटना की बात कर लेते हैं आपका 1893 में। ठीक है, 11 सितंबर, नोट करना, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो कहां पड़ता है? अमेरिका में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया।
विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। यहां से सबसे ज्यादा चर्चित हुए थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था थी इनकी। और जब ये शिकागो पहुंचे तो इनको पता था कि शिकागो में क्या हो रहा है, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी जब वहां तक पहुंचे तो लोगों से मिलते हुए पहुंचे, जुलते हुए पहुंचे, लोगों तक अपने विचारों को ये भेज रहे थे। तो वहां तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ बोलने ही नहीं चाहिए, नहीं चाहते थे। वहीं इनकी मित्रता हुई, आपके अंग्रेज मित्र बने इनके अध्यापक, तो उन्होंने, उनकी वजह से इनको बोलने का मौका दिया गया। वहाँ ये बोले, किसके धर्म, किस चीज़ के लिए बोला इन्होंने, तो अमेरिकी भाइयों और बहनों कह करके बहुत एक शानदार इनको स्पीच दी गई, जिसमें ये बोला गया कि इन्होंने मतलब दी थी स्पीच, जिसमें इन्होंने बोला था कि लोग कहते हैं ना कि इनको बस सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दिया जा रहा था, तो इनके थोड़े से समय के बाद में सब लोगों को रोका जाता, ठीक है आप अपनी बात पूरी करें, दूसरे किसी को संबोधन के लिए बुलाया जाता। लेकिन जब इन्होंने अपने शब्द कहे तो काफी देर तक बोलते रहे। और बोलते हैं कि अमेरिकी भाइयों और बहनों कह करके जो इन्होंने शुरू किया उसके मूल तत्व थे, इन्होंने कहा था कि मैं नमन करता हूं ऐसी धरती को, और मैं मतलब गर्वित होता हूं ऐसे धर्म से कि मेरा जो जन्म स्थान है, देश की तारीफ कर रहे हैं वहां जाकर के, भारत के बारे में बोल रहे हैं कि मैं उस जमीन से आता हूं जिसने सबके लिए बाहें फैलाई हैं। हम लोगों ने हर धर्म के प्रताड़ित लोगों को जब कहीं जगह नहीं मिली तो भारत ने जगह दी। मैं उस देश से आता हूं जिसने पूरी दुनिया में जब यहूदियों की आप जानते हैं यहूदियों की विश्व युद्ध से पहले हिटलर के द्वारा क्या स्थिति की गई थी, उससे पहले भी यहूदियों पर अत्याचार हुए। तो हम वो हैं जिन्होंने यहूदियों को स्थान दिया। यानी पूरी दुनिया में मैं ऐसी भूमि से आता हूं जिसने पूरी दुनिया के संकटग्रस्त लोगों को अपनाया है। और मूल बात क्या थी, इन्होंने कहा था कि दुनिया विकसित कब होगी, तो एक सिद्धांत आता है, इन्होंने कहा था पश्चिम के भौतिकवाद को, भौतिकवाद का मतलब है बच्चे कि जो उधर पश्चिम से मतलब है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, भारत के पश्चिम में देखो आप, वर्ल्ड मैप जानते हो ना ऐसे, तो यहाँ इंडिया हो गया, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गए, इधर यूरोप हो गया, है ना, भारत से। तो ये भारत के पश्चिम के देश हैं, इधर देश हैं भारत के पश्चिम के देश हैं। तो इसने बोला पश्चिम के भौतिकवाद, यानी पश्चिम में जो विज्ञान है, सीधी सी बात है, पश्चिम का विज्ञान आधुनिक था पूर्व के मुकाबले। पश्चिम के भौतिकवाद, और हम पूर्व में आते हैं दुनिया के, पूर्व के अध्यात्मवाद को, अध्यात्म हमारा ऊपर से हमेशा था, पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला दिया जाए, यदि मिश्रित कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे, तो इसके विशेष परिणाम होंगे, परिणाम मतलब इसके विशेष नतीजे हमको मिलेंगे। या देख रहे कितनी शानदार बात कही है, बोल रहे कि उनकी साइंस डेवलप है और हम स्पिरिचुअल तरीके से डेवलप है, आध्यात्मिक तरीके से, वेदांतों की शिक्षा से हम डेवलप हैं। इन दोनों चीजों को मिलाओ, साइंस को मिलाओ किसके साथ में, अध्यात्म के साथ में, तब जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत था भैया। बड़ी पॉपुलैरिटी हुई, कहते हैं स्वामी विवेकानंद वहां यूएसए में इस विश्व धर्म सम्मेलन के बाद में छा गए। ठीक है, चलो शक्ति सिंह जरूर बात करूंगा भैया, एडवांस मैथ की बात भी कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, इतनी बात में प्यारे बच्चे कोई दिक्कत, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था और विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या बोला था। ठीक है, इन्होंने बोला पृथ्वी के समस्त उत्पीड़ित धर्मों के लोगों को हमने गले लगाया है, मैं गर्व करता हूं कि मैं ऐसी धरती से हूं। चलो भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या होता है, यहीं के बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो, जब तक अपने
जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो। ये तो बोला था, मतलब थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं मैं, बात वही है, थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं मैं। जब तक, उन्होंने बोलता उठो जागो, क्या बोला था, जागो, उठो, और तब तक मत रुको, जागो, उठो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे तब तक न रुके, तब तक नहीं रुकना चाहिए। बहुत जबरदस्त उस टाइम का मोटिवेशन है, आज भी छात्रों के दिल में बसा हुआ है। दूसरा इन्हीं का स्टेटमेंट था, दुनिया में सबसे बड़ा पापी वो है जो खुद को कमजोर समझता है। दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? जैसे बहुत सा बच्चा सोच लेता जी मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, साइट में कोई बच्चा मिला, उसने फटाफट से अपना एडवांस मैथ का सवाल कर दिया, आपको लगा यार इसका तो मैथ बहुत अच्छा है, ये तो यूपी पुलिस क्या भैया, ये तो बीटेक है, ये तो बीटेक है, तो यूपी पुलिस इसके लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कहीं आपकी कोई कमजोरी है, उसको सुधारने का प्रयास करो, और उसके साइड में जिसको आप मजबूत कर सकते हैं उसको बहुत मजबूत कर लो। समझ रहे? तो इन्हीं का क्या था, क्या बोला था इन्होंने, जो खुद को कमजोर समझे वो सबसे बड़ा पापी है। इनकी बुक्स आई भैया, बुक्स आई। बुक्स कौन कौन सी है इनकी? कर्मयोग, ज्ञान योग, और राजयोग। बुक्स कौन कौन सी हैं? कर्मयोग बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, ज्ञान योग, राजयोग। तो ठीक है, ज्ञान योग तो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, मरणोपरांत प्रकाशित हुई है इनकी। कौन सी बुक थी? ये थी आपकी ज्ञान योग। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे? कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, मरणोपरांत इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जहां इन्होंने कर्म योग के बारे में लिखा कि व्यक्ति को अपना, मतलब पढ़ोगे तो ही जान पाओगे। कर्मयोग की अगर मैं बात बताऊं आपको, जैसे गीता से भी जो कर्म का सिद्धांत आया, कहां से आया है? गीता से आया है। दुनिया में आपको मतलब कुछ भी करोगे, ठाली भी रहोगे तब भी कर्म करना पड़ता है, और यही कर्म किस दिशा में है, कैसा करते हो, यही आपके विकास तक आपको पहुंचाता है। ठीक है, ईश्वर तक यही पहुंचाता है। तो हमेशा हर चीज के लिए कर्म करना पड़ता है। तो बहुत कुछ है पुस्तक में, कर्म योग है, ज्ञान योग और राजयोग। याद रखना ला, संगीत कल्पतरु किसकी बुक है? संगीत कल्पतरु पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। माई मास्टर बुक किसकी है? माई मास्टर बुक किसकी है? माई मास्टर। इंस्पायर्ड टॉक किसकी पुस्तक है? इंस्पायर्ड टॉक किसकी पुस्तक है? क्या बोलेंगे? इंस्पायर्ड टॉक स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के पास जब ये कमरे में बैठे थे, अंग्रेज गया था ना, ऐसे बुक्स लगी हुई टेबल पे, साइड में स्वामी विवेकानंद जी लेटे हुए थे, बुक्स रखी हुई हैं इधर। तो सबसे नीचे थी भगवत गीता। उन्होंने कहा है यार स्वामी, आप लोग गीता को इतना फॉलो करते हो, आप कहते हो दुनिया के सारे तथ्य भगवत गीता में, हर समस्या के, हर जड़ का, हर उस परेशानी का समाधान इसके द्वारा किया जा सकता है, कितनी भी बड़ी समस्या हो। आपने किताबों के नीचे दबाया हुआ है भगवत गीता को, सुनी होगी आप लोगों ने कहानी। तो इन्होंने कहा था, मुस्कुराए स्वामी विवेकानंद जी, भगवत गीता को नीचे से निकाला, सारी पुस्तकें नीचे गिरी, बोले पागल, मूल तो यही था, सारी पुस्तकों की जड़ तो यही थी, देखा इसके हटते ही सब कैसे ढेर हो गई। तो बड़े मतलब अच्छे तरीके से लोगों को, जब इनके पास कोई अपने समाधान लेके जाता था, इसी तरह समझाते थे। जैसे इन्होंने एक व्यक्ति को समझाया कि वो व्यक्ति आया, उन्होंने बोला स्वामी जी मतलब मेरी एक परेशानी है, और परेशानी ये है कि, मतलब किसी समस्या को लेकर के आया, बोले जी मैं इस समस्या से अपनी से हल नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूं, अपना ध्यान में एक जगह नहीं रख पा रहा हूं। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैं अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र नहीं रख पा रहा हूं। तो उसके उन्होंने बोला, कुत्ता था साथ में, उन्होंने बोला इस कुत्ते को घुमा कर लेकर के आओ,
और जैसे ही इसको घुमा करके लेकर के आओगे तो मैं आपको आपकी समस्या बताऊंगा। बड़ी पुरानी कहानी हमने छोटे से न पढ़ी। तो वापस घूम के आया वो आदमी, कुत्ता भी आया, कुत्ता हाँफता हुआ आया वापस। अब कुत्ता हाँफता हुआ स्वामी विवेकानंद जी से बोले, जी मेरी समस्या बताओ, मैं एकाग्र नहीं रह पाता हूँ। आपके जैसा कोई बच्चा होगा, पूछ रहा होगा जी मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। तो उन्होंने बोला, यार तुम तो थके हुए से नहीं लगते, ये कुत्ता तो बड़ा हाँफ रहा है, कुत्ते की सांसें चल रही हैं तेज तेज, ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या बोला, वो आदमी कहता है कि स्वामी जी मैं तो सीधे सीधे चल रहा था, ये कुत्ता इधर भाग रहा था, कभी कभी इधर भाग रहा था, कभी इसको इधर कुछ दिख जाए इधर भाग जाए, कभी इधर कुछ दिख जाए तो इधर भाग जाए, कभी ऊपर कुछ दिख जाए, कभी नीचे कुछ दिख जाए। तो ये कुत्ता था, भाग रहा था इधर उधर, इस वजह से ये हाँफ रहा है, थक रहा है। स्वामी जी ने कहा यही मूल जड़ है। आप नहीं थके, आप आराम से आए, और ये जो हताश और थका हुआ है क्योंकि इसका ध्यान क्या है, ये विचलित है। और आपका ध्यान, बात देखो कितनी गहरी बात है। आप लोग तो बात कर रहे हैं एकाग्रता की और वो बात कर रहे हैं ध्यान बंटने की। इसका मतलब है कि जो एकाग्रता है ये ध्यान बंटने पर ही डिपेंड है, और ध्यान बंटना एकाग्रता पर डिपेंड है। ध्यान बटेगा तो एकाग्रता हट जाएगी। वो इधर उधर ध्यान रखता है, ऐसे ही आप भी करते हैं। इस बार ये वीडियो खोल ली, इस बार इसकी वीडियो खोल ली, इस बार ये किताब पलट ली, इस बार ये किताब पलट ली, अब की बार इंस्टाग्राम खोल लिया पढ़ते के बीच में, अब की बार कहाँ जाना है, अब की बार कुछ करना है। तो इससे क्या होता है, आप हाँफने लग जाएंगे। हासिल क्या होगा, कुछ नहीं। इंसान और उसके बीच का यही अंतर है कि वो नहीं हाफा। और उन्होंने बोला कि आप लोग, जब आपका ध्यान बट जाता है ना, तब आप चीजें नहीं प्राप्त कर पाते हो। एकाग्रता का मूल नियम यही है, और यही उनके कथन थे जो मैं आपको बता रहा हूं। याद रखोगे इतनी बातों को? पत्र लिखेंगे इनके, स्वामी विवेकानंद जी के पत्र कौन से थे? पत्र जाने जाते हैं इनके, तो उद्बोधन जो बंगाली में लिखा था इन्होंने, उद्बोधन किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। ठीक है। और एक था इनका प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने। प्रबुद्ध भारत लोगों की, इसके लिए वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का नाम लिख लेना, क्योंकि जिन्होंने कुछ दिया है ना वो डिजर्व करते हैं। विश्वनाथ। माता, और ये तो बहुत बड़ा नाम है, पूछे जाते हैं, माता भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी। भाई भूपेंद्र नाथ, भारत के एक्टिविस्ट रहे हैं अच्छे, स्वतंत्रता आंदोलन के, जेल काटी है इन्होंने भूपेंद्र नाथ जी ने। जुगांतर, जो जुगांतर है ना आपका, जुगांतर पत्रिका, जुगांतर आश्रम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, उसके एक्टिव मेंबर रहे हैं इनके भाई, बड़े भाई थे इनके। कोई दिक्कत भी है इतनी बात में? चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक समय की घटना है भैया, लगभग उसी समय की घटना है। देखो 1875 में, 1875 में थियोसॉफिकल हुआ। इधर से 19, जो आपकी क्या बोलेंगे उसको, 19वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी आपकी बोलोगा, 20वीं शताब्दी चल रही थी, 1900 के करीब में काम हो रहे हैं। 18वीं से मतलब 19वीं शताब्दी में वो काम हो रहे थे सारे। तो ये एक दूसरे के समकक्ष घटनाएं हैं, देखना ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होगा। अब वो राजनीतिक सारे संगठनों को हम पढ़ेंगे जो आज़ादी के लिए लड़े। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। इसका पहला चरण, ठीक है, पहला चरण, इसका द्वितीय चरण और तृतीय चरण, यानी कि तीसरा चरण, तृतीय चरण। 3 चरणों में बांट करके इसको हम पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं, पहले चरण में हम पढ़ते हैं 1885 से लेकर के 1905 तक। यानी अभी बताऊंगा मैं आपको 1885 में क्या हुआ था। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। द्वितीय चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण है 1905 से 1919।
1905 से 1919, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या था ये, उग्रवाद का चरण। उग्रवाद का चरण। जैसे कांग्रेस कई बार टूटेगी, कई बार जुड़ेगी, नरम दल और गरम दल होंगे। नरम दल और गरम दल है ना। जैसे नरम दल गरम दल में सबसे प्रमुख आदमी थे कौन? गरम दल मतलब जो ऐसे लोग थे, भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग। तो इनके पहले के लोग जो थे, नरम लोग कौन थे? बनर्जी जैसे लोग, दादा भाई नेहरूजी जैसे लोग। तो इनमें सबसे लाला लाजपत राय थे, आपके गरम दल के थे। ऐसे ही इनमें एक प्रमुख व्यक्ति है विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल में विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल थे पहले उदारवादी, मतलब नरम दल में थे। लेकिन जब उन्होंने देखा ना गरम दल वालों की पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ रही है भारत में, तो उन्होंने गरम दल को ज्वाइन कर लिया। पुलिस ने उठाया उनको, ठीक ठाक कूटा, तो फिर से आपके नरम दल में आ गए थे वो, फिर से उदारपंथी हो गए थे। ये कांग्रेस के बीच के बदलाव होंगे हैं। तृतीय चरण में हम पढ़ेंगे 1919 से 1947, जिसको हम नाम देते हैं गांधी युग। क्या नाम देंगे? गांधी युग। क्या बोलेंगे? गांधी युग, ठीक है। और गांधी युग कब शुरू होगा? जब 9 जनवरी 1915 से गांधी जी आ जाएंगे। लेकिन एक्टिव कब होंगे गांधी जी? पूर्णतः 1919 में। तो 1919 से बांटेंगे। बहुत बढ़िया। ऊपर कमेंट दिखाओ जरा बच्चे का। गुरुजी जब स्वामी जी जीवित थे, बच्चे मैंने बताइए एक किताब बाद में प्रकाशित हुई है, एक किताब बाद में करा लेते वो प्रकाशित। आज भी है मार्केट में, आप जाकर के खरीदो, ज्ञान योग कर्म योग। जब खरीदोगे जब भी तो मिलेंगी। हमारे पास है, क्यों है? लेके आए तभी तो। आप लेके आओ, पढ़ो अच्छे से। मार्केट में है, सब किताबें हैं मार्केट में, क्यों नहीं है। चलो भाई, तो यहां आता है पहले चरण को शुरू करेंगे 1885 से। तो प्रथम चरण पढ़ना, अब घटनाओं को समझ जाना, खुद ही समझ जाना। अगर मैं बता रहा हूं आपको 1915, तो उसका मतलब दूसरा चरण पढ़ रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं भारत छोड़ो आंदोलन 1942, समझ जाना तीसरा चरण पढ़ रहे हैं। समझ जाएंगे, थम्स अप करेंगे एक बार, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बोलो एक बार। चलो बोलो फटाफट से। बताएंगे नरम दल गरम दल की सारी बातें करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे? चलो, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि ये खेतड़ी के महाराज ने दी थी भैया। खेतड़ी के महाराज थे, उन्होंने इनको स्वामी की उपाधि दी थी। गीता पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। समझो उसको, पढ़ना नहीं है, समझना उसको, प्रैक्टिकल होकर उसको सोचो कि निजी जिंदगी में कहाँ अप्लाई होती है ये चीज़, कैसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। स्वामी विवेकानंद जी का ये नियम था कि वो हर 2 घंटे अपना ध्यान लगाते थे। रोज 2 घंटे ध्यान लगाना। उनको कहते हैं कि जब उनके मरने का अंतिम समय आया था, तब भी उन्होंने उस दिन भी ध्यान लगाया था। बहुत बढ़िया, शुरू करो भैया। इसको शुरू करेंगे हम कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारा टॉपिक होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस, आप कहोगे राजनीतिक रूप से भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाला पहला संगठन है। कांग्रेस को आप बेकार नहीं कह सकते हैं। आज वाली कांग्रेस ही है क्या ये? जी हाँ जी, आज वाली कांग्रेस ही है। बेकार इस वजह से नहीं कह सकते हैं, जैसे कि आप रूस देशों के बारे में बात करते हैं कि रूस हमारा मित्र है, तो वो कांग्रेस की वजह से हमारा मित्र है आज रूस। इंदिरा गांधी जी की वजह से हमारा मित्र है रूस। तो बात है कि हमको कभी भी किसी चीज को गलत कहने से पहले ये समझना होगा कि उसके आधारभूत बिंदु क्या है, क्यों गलत है, क्या कांग्रेस में कमियां थी, क्या नहीं थी। ये सीखना आपको और समझना होगा किस व्यक्ति में क्या कमी थी। क्योंकि कांग्रेस से तो आपके बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग भी जुड़े, कांग्रेस से तो गांधी जी जैसे लोग भी जुड़े, कांग्रेस से नेहरू जी जैसे लोग भी जुड़े। तो व्यक्तित्व व्यक्तित्व में अंतर आएगा, और मैं जो सच होगा वो कहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ बोला है,
तो बच्चा कोई कोई ऐसा बोलता, गुरुजी आपके कहने से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, आपको एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, है ना, और आपकी बातों पर ही हम क्यों विश्वास करें। मैं कहता हूं हमेशा बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं है ना। जिनको करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना होता है तो कमियां तो आज के विशेषज्ञ जो लोग हैं बड़े, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, उनकी रिसर्च भी एक समय के बाद में बदल जाती है। लोग बोलते नहीं नहीं अब तक ये ज्ञात नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। स्थापना इसकी होगी भैया, स्थापना इसकी होगी कब? 28 दिसंबर को। क्या बोलोगे? 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। और कब? 1885 में। ठीक है। किसके द्वारा की गई? संस्थापक कौन था? एक अंग्रेज था। संस्थापक कौन था? अंग्रेज था, बड़े चालू अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज लिख रहा हूं मैं, नाम ही लिख दूंगा तो भी पता चल जाएगा। अंग्रेज था ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। एक आईसीएस अधिकारी था। आईसीएस अधिकारी से मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में जैसे आज आईएएस होते हैं तब आईसीएस होते थे। आईसीएस अधिकारी था, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, ए ओ ह्यूम। जैसे आप लोग देखेंगे ध्यान से, लाला लाजपत राय की बात करता हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल भगत सिंह जी के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे, तेजस्वी खारे। आपको कोई निवेदन करने की जरूरत नहीं है, बहुत विशेष तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चे। जितना आप जानने की कोशिश करते होंगे ना कि हमें पता होना चाहिए, वो सबसे अवगत आपको कराऊंगा मैं। संस्थापक कौन है कांग्रेस के? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम है। किसके टाइम पे हुई थी? डफरिन के समय पर हुई थी। क्या बोलोगे? डफरिन के समय पर हुई थी। डफरिन वायसराय था आपका, कब से कब तक? 1884 से लेकर के 88। डफरिन के समय पर कौन था आपका? लिख लेना, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे लिख लेना, वायसराय। अभी पता चले बाद में सोचते रहो डफरिन कौन है। तो वायसराय कौन था? डफरिन था। इसके टाइम पे हुई। एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जिसको हम ए ओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। और एकदम से कांग्रेस नहीं बन गई, 1884 में एक संगठन बना था। 1884 में INU। 1884 में क्या बना था? 1884 में INU। क्या बोलोगे? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना ये भी ए ह्यूम ने ही की थी। यही ए ह्यूम ने जो INU बनाया था, यही बन गया था INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम क्या कह सकते हैं? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब अगले साल ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां आप लोग एक बात देखोगे, एक सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझना। लाला लाजपत राय जी ने, तो यहां कांग्रेस के बारे में आप कुछ समझ पाओगे। लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में, अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत पेश किया। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। एक बच्चे कभी ये मत सोचना कि यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, सिर्फ यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का भी था, यंग इंडिया लाला लाजपत राय जी का भी था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मतलब लिखा उसमें।
और कांग्रेस की आलोचना की। क्या की? तो ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या है? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने कांग्रेस की आलोचना किस तरह की कि ये अंग्रेज जो है ना, देखो 1857 में क्या हुई, क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई तो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए। तो ऐसे समझो, ये कौन है? ये अंग्रेज हैं और ये है जनता। जनता को किससे भिड़ना पड़ रहा था? सीधे अंग्रेजों से। जनता को किससे भिड़ना पड़ता था? सीधे अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों ने अपने आप तक इस सीधे प्रभाव को पहुंचने के लिए किसका गठन कर दिया? कांग्रेस का गठन कर दिया, ताकि जनता को यह उम्मीद रहे कि हमारी भी एक संस्था है और हम पहुंचेंगे उस संस्था तक, और वो संस्था बात करेगी किससे? अंग्रेजों से। तो इसका मतलब था अपने लिए सेफ्टी कर ली अंग्रेजों ने। जो भारतीय असंतोष और जो इनके खिलाफत थी उसको रोकने का काम किया अंग्रेजों ने, और चाल चली और कांग्रेस का गठन करवाया। और इसमें प्रमुख प्रमुख भागीदारी किसकी रही? एओ ह्यूम की, जो एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। तो समझ रहे हो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और कांग्रेस के बारे में क्या इनका मत था, लाला लाजपत राय जी का। और सच्चाई भी यही थी। उस समय कांग्रेस अंग्रेजों ने इसीलिए गठन किया कांग्रेस का, ताकि भारतीय जो असंतोष है, जो नाराजगी है, वो सीधे रूप पर इनको प्रभावित ना कर पाए। एओ ह्यूम की बात करते हैं। ये एओ ह्यूम था 1857 में भी था। ये 1857 में इटावा है, इटावा का गवर्नर था। छोटे से क्षेत्र को संभाल रहा था, जिम्मेदारी मिली हुई थी से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। कलेक्टर था वहां इटावा में, गवर्नर लिख रहा हूं, सॉरी, गवर्नर नहीं, कलेक्टर। क्या बोलोगे? कलेक्टर। इटावा में कलेक्टर था, अधिकारी था। और 1857 क्रांति में लोगों ने इसको ऐसा घेरा था, ये साड़ी पहन के भागा था अपनी जान बचाने के लिए। उधर से जब लोगों ने घेर लिया था कि भाई इसको मारेंगे, एओ ह्यूम को, ये बड़ा लोगों को परेशान करता था, तब तो दंगे छिड़ रहे थे हर जगह, तो इसको साड़ी पहन के भागना पड़ा था। बाबा रामदेव याद है? नहीं याद है? लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, तो पूछा जाता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है ना। और इसी एओ ह्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? ये साधु बना। कहा इसको बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट मतलब साधु। शिमला का साधु किसको कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? तो क्या बोलोगे? एओ ह्यूम को जाना जाता है। कोई दिक्कत? इटावा से हम हैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यंग इंडिया जो पत्र था, इसमें लाला लाजपत राय ने इसको पेश किया। एक आपका संगठन था 1884 का इंडियन नेशनल यूनियन, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई। ठीक है भैया, और याद रख लेना इसी बात को, जो जीवनी थी, लिखना एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? ये लिखी थी विलियम बैडरबर्न ने। विलियम बैडरबर्न, ये कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनेगा। मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस के कुल अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं चार ऐसे अंग्रेज हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनमें से विलियम बैडरबर्न भी एक अध्यक्ष था कांग्रेस का। इसने जीवनी लिखी थी एओ ह्यूम की, और इसी जीवनी पर आधार मानते हुए लाला लाजपत राय ने लिखा था, क्योंकि वो समझ गए थे क्या मंशा है। क्योंकि बैडरबर्न जानता था ह्यूम को इसकी क्या मंशा थी, तब ये सिद्धांत लिखा गया था। ओके, तो कल भैया, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की, कांग्रेस कैसे बनी, अपने 72 लोग इसने कहां से जुटाए थे वो पहले। तो वो 72 लोग पहले थे जो थियोसोफिकल सोसाइटी के मेंबर्स थे, और थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा ही एक कांग्रेस, थियोसोफिकल चल रहा था ना 1875, उसके ही सदस्य हैं जो 72 लोग मिलकर के, कितने, कांग्रेस का गठन होगा तो कितने लोगों से होगा? 72 लोगों से। और पहले अधिवेशन में यही 72 लोग आएंगे आपके
पहले अधिवेशन में यही 72 लोग आएंगे और यही 72 लोग कहाँ बैठेंगे? मुंबई के गोकुल दास, जो आपका तेजपाल गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय होगा, और कांग्रेस के अधिवेशन हमें कल की क्लास में खत्म करने होंगे। अधिवेशन में बहुत सारी बात जान जाओगे बच्चे, किस अधिवेशन में क्या हुआ, वो क्यों हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से मेरे दोस्त पढ़ते रहो। आज की क्लास में तो अच्छा मोटिवेशन भी था, तो उसका पालन करो। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप एक युवा छात्र हैं, तो युवा छात्र को जो कहते हैं ना, जवानी में रवानी होनी चाहिए। तो जवानी में मोटिवेशन की जरूरत वैसे होनी ही नहीं चाहिए, है ना। और फिर भी अगर आप खुद को कहीं ढूंढते हैं, तो उसका मतलब होता है पालन करो। एक बच्चा कहता है क्लास में, गुरुजी डीमोटिवेट हो रहा हूं, मैं उस बच्चे को छात्र नहीं मानता। दरअसल में मैं नहीं मानता हूं कि वो छात्र है, जो क्योंकि अभी आज आया ना। और मैं इस बात को हमेशा से कहता हूं कि सबसे पहले आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और आप स्वयं कह रहे हैं मैं कमजोर हूं, स्वयं कह रहे हैं आप कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। आपने तो खुद को इस मैदान से बाहर समझ लिया ना, है ना। ऐसा नहीं समझना है। खुद को एकदम से बहुत अच्छा खुद पर विश्वास करते हुए मानो कि हाँ, मैं ये करके दिखाऊंगा भैया जी, मैं ये करके अवश्य दिखाऊंगा। और इस विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। और दोस्त, सफलता शुरू नहीं होगी, सफलता के चरम पर भी आप एक दिन पहुंचोगे। हर एक आम छात्र है, बात है कि हम कब से शुरू करते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि किसी ने एमबीबीएस की हुई है तो वो आईएएस के लिए डिजर्व करता है, या किसी ने बीटेक की हुई है तो वो यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा डिजर्व करता है। नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है, कहीं तक भी वैलिड नहीं है विचारधारा। आप ये बोलो मैथ अच्छा, हिंदी में पटकनी दे दूंगा, मैथ मैं भी अच्छा करूंगा, हिंदी में से पटकनी दूंगा। और उधर वो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैथ तो अच्छा अच्छा है, ये क्या समझते हैं ये यूपी बोर्ड वाले, हमारी हिंदी अच्छी है। सीबीएसई बोर्ड का एक बच्चा प्रण करके पढ़ रहा है, मेरे पास मैसेज था कल, बोला गुरुजी कभी हिंदी नहीं पढ़ी, और पढ़नी शुरू करी तो लगा यार ये क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना मजा आ गया कि आज प्रश्न खुद से कर पा रहा हूं। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तुम्हें पटक नहीं देना चाह रहे हैं, और वो करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।